सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो मुद्दों पर अलग अलग चरणों में बात करेंगे। पहली जो बातचीत हो रही है वो पूरे देश में इस समय चर्चा का सबब बनी हुई है। महाराष्ट्र में 31 महीने पुरानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार संकट में है। उनके अपनी ही पार्टी अर्थात उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के तमाम कर्तव्यनिष्ठ समर्पण के प्रतीक शिव सैनिक ही बागी हो गए हैं और ये बागी विधायक एकनाथ शिंदे जो मंत्री हैं राज्य सरकार में, उनके नेतृत्व में सूरत में डेरा डाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आदतन आरोप का सिलसिला चालू हो गया है कि ये भाजपा का ऑपरेशन लोटस है, हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है, हमारे विधायकों को बरगला लिया गया है। ऐसी तमाम कहानियां चल रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों के लिए जानने योग्य है वो ये है कि एकनाथ शिंदे सूरत में बागी विधायकों के साथ मौजूद है, जिसमें शिवसेना के तो विधायक हैं ही, साथ ही बड़ी संख्या में निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं, कुछ मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने आज अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मौजूदा संकट के मद्देनज़र जब मुंबई में बैठक बुलाई तो कुल जमा 56 सदस्यीय शिवसैनिकों की विधानसभा सदन की संख्या में से मात्र 22 विधायकों की मौजूदगी बताई गई है। 18 थे, बाद में 22 का दावा किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर 56 में से अधिकतम 22 विधायक अब उद्धव ठाकरे के साथ बचे हैं, वो भी तब जब वह मुख्यमंत्री की हैसियत में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि संकट कितना बड़ा है। तो क्या आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सत्ता में काबिज होने की कोशिश सफल होने जा रही है? यही एक सवाल है। ये सवाल इसलिए है कि महाराष्ट्र विधानसभा जो 288 सदस्य है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 106 सीटों के साथ बहुत बड़े अंतर के साथ नंबर 1 की स्थिति में है, पर मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए मजबूर है, क्योंकि शिवसेना की जिद थी कि भले ही संख्या बल में आप हमसे लगभग दुगने के बराबर हों, पर मुख्यमंत्री हमारा होगा। भाजपा ने ये बात नहीं मानी, तो नतीजा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और शिवसेना ने अपने चिर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता बना ली। तो क्या वो खेल पलटने वाला है? इसी पर हम पहले चरण में बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में तमाम खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि मिथ्यावध्यास्त थोप्याय भरवह शत्रुवध का बहुतेरे अधिक शक्तिशाली शत्रु नाना प्रकार के उपायों और कूटनीति के प्रयोगों द्वारा वध्य होते हैं। वेदव्यास जी के द्वारा जो कहा गया था वो शत्रुओं के संदर्भ में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने महाभारत के अंतर्गत प्राप्त इस ज्ञान का उपयोग महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार के संदर्भ में कर लिया है? और कमाल ये है कि उन्होंने एनसीपी या कांग्रेस के मुकाबले शिव सैनिकों पर ही सीधे घात किया है। अगर हम समझना चाहें कि आज शक्ति संतुलन के अंतर्गत उद्धव ठाकरे के साथ कम विधायक हैं, वनस्पत उनके विरोध में खड़े हुए विधायकों की संख्या के आधार पर हम देखते हैं। तो इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सलीम सारंग जी हैं, प्रवक्ता एनसीपी के। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो एनसीपी के, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी का विचारवान चेहरा, वह हमारे साथ हैं। चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी, वह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही गिरिजा शंकर जी, देश के वरिष्ठतम राजनीतिक विश्लेषकों में शुमार, वह भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सलीम सारंग जी से करता हूं। सलीम सारंग जी, क्या विदाई की बेला आ चुकी? सीधा सवाल, क्या संख्या बल बता रहा है कि अब हो गया जितना चलना था? कुल मिला के समय आ गया है सत्ता सुख का विसर्जन करने का और अब भारतीय जनता पार्टी के हाथों कमान जा रही है। कोई खबर आ रही है, एकनाथ शिंदे ने सीधे तौर पर कहा है शिवसेना छोड़ने का इरादा नहीं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का भी इरादा नहीं। उद्धव ठाकरे अगर चाहते हैं कि पार्टी में मैं बना रहूं, पार्टी बची रहे, तो भाजपा के साथ आइए और सरकार बनाइए। सलीम सारंग जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस तरीके का बीजेपी लोटस ऑपरेशन महाराष्ट्र में लगभग 2 बार अटेम्प्ट हो चुका है और 2 बार ये फेलियर की तरफ जा चुके हैं। अब ये तीसरी बार इनका अटेम्प्ट है, ये तीसरी बार भी इस अटेम्प्ट में भी ये फेलियर जाएंगे। एकनाथ शिंदे साहब ने जरूर बोला है कि उनके साथ कुछ विधायक है उनके पास, जो वो संख्या बता रहे हैं उसमें सच्चाई जब फ्लोर टेस्ट पे आएगी जब पता चलेगी कि ये सच्चाई कितनी है। आप देखेंगे कि बंदिश बना के कोई भी विधायकों को आप बोल सकते हो कि ये फला फला को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट में सच्चाई हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। वो कुछ भी बात करें वहां बैठ के, टीवी में जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से जो बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई, एक सच्चा जो शिवसैनिक होगा वो अपनी शिवसेना पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएगा।
जो सच्चा शिव सैनिक होगा वो अपनी पार्टी छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मान लिया साहब शिव सैनिक सच्चे नहीं है, पर मेरा तो पहला सवाल आपसे इतना है, क्या आप मान रहे हैं संकट है सरकार को और गंभीर संकट है? सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरू होती है। तो सलीम सारंग जी, आप ये बताएं सच्चे मन से, संकट है कि नहीं, और है तो कितना बड़ा है? नहीं, देखिए, ऐसी संकट तो जब से ये सेंटर में गवर्नमेंट बनी है बीजेपी, जी ये अक्सर ऐसी संकट ला रही है और हर स्टेट पे लाती है। जी पब्लिक का जो मैंडेट होता है वो किसी सत्ताधारी को होता है, किसी रिप्रेजेंटेटिव को होता है, उसको कहीं ना कहीं कई मनी पावर से, मसल पावर से, नहीं तो ईडी की पावर से इनको अपनी तरफ कर दिया जाता है। और इस तरीके से संकट है, और ऐसी संकट तो हमारे महाराष्ट्र में लगभग काफी टाइम से चल रही है, लेकिन हम यूज्ड टू है ऐसे संकटों से। संकट बाहर है, यूज टू है। कुल मिलाकर वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है उसका काम ही ये है इस तरीके से परेशान करते रहना, तो अब आदी हो गए हैं विपक्षी दल, ऐसा कहना है सलीम सारंग जी का। प्रेम प्रकाश पांडे जी मेरे साथ में हैं, बड़े कुशल हो गए हैं आप इस प्रकार के संकट पैदा करने में और उसमें अपने हित साधने में, ऐसा विपक्ष का आरोप है। ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में चलाया था, कमोबेश इसी तरीके से था, सफलता का इतिहास रचा था आपने, लेकिन राजस्थान और महाराष्ट्र में अतीत की विफलता आपके साथ में है। प्रेम प्रकाश जी, क्या अनुभव से इतना सीख समझ लिए हैं कि इस बार विफलता की कोई संभावना नहीं, कि इस बार भी सार्वजनिक बेइज्जती की नौबत आ सकती है? देखिए, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है जी, इसमें बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना के अंदरूनी मामलों में जी उनके जो वैचारिक मतभेद है जी और उसको एकनाथ शिंदे जी ने कोई चोरी छुप के नहीं, जैसा विभिन्न चैनलों के माध्यम से जानकारी दी जी कि उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से भी बात किया, रश्मि ठाकरे जी, और सबको साफ कह दिया कि वैचारिक आधार पर जो सलीम साहब बोल रहे थे कि मैंडेट की बात है, तो मैंडेट तो बीजेपी और शिवसेना को मिला था जी और शिवसेना वहां से जो भी कारण बना चली गई। अब उन लोगों को लग रहा है कि शिव सैनिक जो है आने वाले समय में जो जनता उन्हें नकारती जाएगी। राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपके एमएलसी के चुनाव हुए, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई, असंतोष सबका दिखाई दिया। अब दो तीन बात जो है कि सरकार रहेगी कि नहीं रहेगी, टेक्निकल बात यह है, जैसा आपने भी बताया जी कि अभी उन्होंने लीडर जो था, हाउस लीडर के रूप में एकनाथ शिंदे को हटाने के लिए 22 विधायकों का हस्ताक्षर किया है। जी अब 22 विधायकों के हस्ताक्षर में तो हाउस का लीडर नहीं बदलता, जी क्योंकि लीडर चुनने के लिए विधायक दल में जिसका बहुमत होगा वो जाएगा। जी तो बहुमत के आधार पे तो आज भी एकनाथ शिंदे लीडर हैं एज पर जो विधान है, जी विधान के मामले। दूसरा कि भाई अगर वो विधायक दल के नेता हैं और विधायक दल के नेता की हैसियत से किसी दूसरे दल से गठबंधन करना चाहते हैं तो वो गठबंधन कर सकते हैं, जी क्योंकि उसमें पार्टी का गठबंधन नहीं, विधायक दल के नेता को ही अधिकार है। तीसरा, जब फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो फ्लोर टेस्ट में जो विधायक दल का नेता होगा उसके इसको अगर ये इंटेक्ट रहते हैं विधायक को, आज ये तो तय है कि जब 22 का हस्ताक्षर है तो मीटिंग में 18 पहुंचे, जितना भी 22 को अगर हम मान लें तो लगभग 33-34 विधायक जो है उनके पास हैं। जी तो एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए तो उनको 42 चाहिए जी लेकिन इतने में भी वो आज वो विधायक दल के नेता है। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी कहीं से कुछ नहीं कर रही। ये जरूर है कि स्थितियों पे नजर तो रखी है, और अगर बीजेपी को अवसर मिलेगा कि जो पब्लिक ने मैंडेट दिया था उस मैंडेट के अनुसार यदि कार्य हो तो बीजेपी क्यों नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो कुल मिलाकर प्रेम प्रकाश जी ने अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते जो ज्ञान है उसका परिचय हमें दे दिया। उन्होंने बता दिया कि खेल होने वाला है, क्योंकि 2/3 बहुमत जैसे आंकड़े की जरूरत महाराष्ट्र में दरकार नहीं है, क्योंकि जो एकनाथ शिंदे हैं वो महाराष्ट्र में विधानसभा के अंदर विधायक दल के नेता हैं, इसलिए उनके द्वारा लिया गया फैसला ही मान्य होता है। और विधायक दल के नेता के तौर पर उन्हें हटाने के लिए 29 विधायकों का हस्ताक्षर का पत्र चाहिए,
22 विधायकों के हस्ताक्षर के पत्र से उन्हें हटाया जाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। पहलू दे दिया, क्या कुछ होने वाला है इसका एक झलक प्रेम प्रकाश जी ने हमें बता दी। चौधरी राकेश सिंह जी कितने डर गए अब प्रेम प्रकाश जी के द्वारा जो आंकड़े के साथ में आने वाले समय को बताया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ 2 राज्यों में सरकार चला रही, 2 राज्यों में सहयोग के साथ सरकार चला रही। आप दिल्ली में लड़ाई लड़ते रह गए और मुंबई में खेला हुआ जा रहा है और एक और राज्य आपके हाथ से फिसलने जा रहा है। कितने बेचैन, कितने परेशान, कितने हलाकान आप और आपकी पार्टी। 2 तरीके की चर्चा है डॉक्टर साहब आपकी डिबेट में जी। या तो मैं संसदीय परंपरा की बात करूं जो प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं जी, या तो मैं उस पर डिस्कशन करूं कि क्या होने वाला है जी। दूसरी बात आती है कि राजनीतिक शुचिता की। जी, जो लोग जिनके गले नहीं थकते थे, शुचिता की राजनीति करते करते कहते थे कि मैंने एक वोट पे सरकार बदनाम कर दी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, एक वोट नहीं खरीदा हमने जी। ऐसी शुचिता की राजनीति करने वाले लोग हिंदुस्तान में अब राजनीतिक एक तरीके का माफिया पैदा कर दिया इन लोगों ने। और कोई भी सरकार, किसी भी राज्य की सरकार हो, उसको अस्थिर करने का काम, उसको विघटित करने का काम अगर कोई राजनीतिक दल इस देश में कर रहा है तो वही लोग कर रहे हैं जो अपने आप को शुचिता से जोड़े रहे, जिन्होंने ये कहा कि मैं एक वोट की बलिदान से मैंने सरकार गिरा दी अटल जी ने। तो मुझे यह महसूस होता है कि अटल बिहारी और आडवाणी जी की जो संस्कृत थी, जो विचारधारा थी, जो शुचिता की राजनीति थी, उसके पलट होके अब जो जिन लोगों के हाथ में भारतीय जनता पार्टी चल रही है वो लोग देश में किसी दूसरे दल की, राजनीतिक दल की पार्टियों को रहने नहीं देना चाहते हैं। तो एक राजनीतिक गिरोह काम कर रहा है, माफिया काम कर रहा है। और इससे बचने के लिए आप समझिए लोकतंत्र में पैसा कितना महत्वपूर्ण हुआ। मध्य प्रदेश के हमने विधायकों को जाते हुए देखा, फिर वो उपचुनाव हुए तो हमने वो लाल वाले नोट बंटते हुए देखे। तो ये राजनीतिक रूप से मैं ये कहूं, देश के हिसाब से कहूं तो डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए तो जो है वो तो ठीक है, आपकी पार्टी के लिहाज से क्या है चौधरी राकेश सिंह जी? आदमी अनुभव से सीखता है, पुरानी गलतियों से सबक लेता है। मध्य प्रदेश के अनुभव जिसको आप बखान करते हुए थकते नहीं है, क्या कुछ मध्य प्रदेश में हुआ है, इसके बाद भी नहीं सीख पाए। इसके बावजूद भी महाराष्ट्र में क्या कुछ कहानी हो रही है। और उसके बाद कमलनाथ जी को ऑब्जर्वर बनाया गया है। कमलनाथ जी के संदर्भ में पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। अपनी सरकार संभली नहीं, अब महाराष्ट्र की सरकार बचाने जा रहे हैं या अपने पुराने दोस्त दिग्विजय सिंह की तरीके से ही सरकार निपटाने जा रहे हैं? कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे आप इस टिप्पणियों पर? मूल टिप्पणी यह है कि हथियारबंद गिरोह अगर लूट कर रहा है जी, और जिनकी लूट हो रही है वो बिना हथियारों के हैं, जिनके पास धन संपदा है, तो उसको हथियारबंद गिरोह लूट लेगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पूर्व की तैयारी भी कुछ नहीं कर पाएगी, मेरा ये मानना है। तो कुल मिला के कमलनाथ जी की विफलता को पहले से ही स्वीकार कर दिया चौधरी राकेश सिंह। उन्होंने कह दिया कि अब हथियार ही नहीं है, क्या कुछ कर पाएंगे, सीधे तौर पर बता दिया। लेकिन मैं गिरजा जी आपके पास आना चाहता हूँ, और हथियारबंद गिरोह के द्वारा ये लूट की जा रही है, आप इस नजरिए के साथ हैं या आप मानते हैं कि उद्धव ठाकरे उस करिश्मे को अपने साथ रखते ही नहीं थे जो उनके पिता बाल ठाकरे के पास था? एनसीपी में वैसा विभाजन देखने को नहीं मिल रहा, कांग्रेस में भी ऐसा विभाजन देखने को नहीं मिल रहा, पर जो मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद है वह अपनी पार्टी जिसका नाम शिवसेना है उसके विधायकों को साथ नहीं रख पा रहा। क्या आप मानते हैं कि एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर बने उद्धव ठाकरे, एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आए उद्धव ठाकरे आखिरकार उस नियति को प्राप्त हो रहे हैं जिसकी संभावना पहले दौर में ही उनके संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त करते थे? देखिए, ऐसे के शिकार जब देश की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी बन रही है तो उद्धव ठाकरे तो नए खिलाड़ी हैं, उनके लिए बहुत नई बात नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को हमको देखना चाहिए इस रूप में कि आरोप प्रत्यारोप और बाकी तमाम चीजें, नैतिकता और जो बहुत सारे जो आदर्श बातें हैं वो छोड़ दीजिए। जो राजनीति की व्यवहारिकता है वो यही है कि जब भी यदि बीजेपी हो या कोई और दल हो, जब दल बदल कराने की दिशा में आगे बढ़ती है तो ये एकाएक नहीं होता, पहली चीज। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके दल में कोई असंतोष ना हो। जो मध्य प्रदेश में हुआ उसमें यदि सिंधिया असंतुष्ट न होते तो बीजेपी को उसमें घुसपैठ करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सेम स्थिति महाराष्ट्र की है। आप अभी की बात मत करिए, 67-68 में जब लगभग 1 दर्जन राज्यों में दल बदल की शुरुआत हुई थी इस देश में,
तब भी यही हालत थी। एक बात इसमें समझने की है कि जब आप किसी दल की अच्छी खासी मेजॉरिटी होती है, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी या ममता बनर्जी की तरह का, तो फिर लीडरशिप का बिहेवियर बहुत डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जब थिन मेजॉरिटी होती है तो लीडरशिप का बिहेवियर उस तरह का नहीं हो सकता जो बड़ी मेजॉरिटी वाली पार्टी या बड़ी मेजॉरिटी वाली सरकारों की होती है। यदि कमलनाथ जी ये मान लेते मध्य प्रदेश में ये बहुत थिन मेजॉरिटी की सरकार है, आपको बहुत फूक फूक कर चलना है, वो नौबत नहीं आती। उद्धव ठाकरे ये मान लेते कि थिन मेजॉरिटी की सरकार है तो ये जो शिकायत या असंतोष या भागी होने की नौबत नहीं आती। तो दरअसल पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये समझना पड़ेगा कि किस हालात में वो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि जो मूल शिकायत जो समझ में आई है, हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की कई परतें हैं और हम जैसा मानते हैं कि संभावनाओं की राजनीति है, तो मैं तो एक एक्सट्रीम संभावना भी देख रहा हूं जी। क्या कहीं ऐसा नहीं है कि ये शिवसेना और बीजेपी का मिला जुला गेम हो? क्योंकि जिस तरह की शर्त शिंदे जी ने रखी है कि आप यदि बीजेपी के साथ जाते हैं तो पार्टी नहीं टूटेगी, वरना हम बगावत करेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब शिवसेना खुद इस गठबंधन से ऊब गई हो? जो मुख्यमंत्री बनने का सपना था उद्धव ठाकरे का, पूरा हो गया। 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रह लिए हैं, तो आगे उनको मुख्यमंत्री रहने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी ने बहुत सधे हुए तरीके से शिवसेना के अंदर ही वो बाल छोड़ दी है कि अब आप ही तय करिए, हम तो बाहर हैं यहाँ पर। तो कई तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। मतलब आप बिहार की कहानी जैसे नीतीश कुमार पहले भाजपा के विरोध में लालू यादव के साथ सरकार बनाए और फिर अचानक भाजपा के साथ सरकार बनाते हुए दिखे, ऐसी महाराष्ट्र की कहानी को देख पा रहे गिरिजा जी? हाँ, मैं तो उसी रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए मध्य प्रदेश में जब विधायक बागी होकर गए कांग्रेस के, तो कांग्रेस के नेताओं को उनसे मिलना तो दूर, उनको देखने तक नहीं दिया गया। और यहाँ पर बकायदा शिवसेना के विधायक जो हैं वो अपने बागी नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपने नेता से फोन पर बात करा रहे हैं। तो ये कहानी कुछ अलग है, ये कहानी कुछ अलग है। सलीम सारंग जी, आपके लिए ये फिल्मी कहानी की तरह से हो सकती है, पर भारतीय राजनीति में ऐसी कहानी देखने को मिलती है। गिरिजा शंकर जी का जानने का विषय है, दिलचस्पी का विषय है, सवाल की शक्ल में उन्होंने बात को कहा है। यह कमाल है, पुलिस के पहरे में बागी विधायक हैं, नए विधायक जा रहे हैं, बाकायदा न केवल मिल रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री से घंटे घंटे भर की बात भी करा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मिली जुली कुश्ती भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तो नहीं है, जिसमें बेवकूफ़ बनने के लिए किरदार के तौर पर एनसीपी और कांग्रेस को शामिल कर लिया गया है। इस आशंका को आप सिरे से खारिज करते हैं या आप भी सचेत रहेंगे कि हाँ, हमारे साथ ऐसा खेला हो सकता है? देखिए, ये हिंदुस्तान की राजनीति में हर किसी को ये समझना होगा, भारत में चाणक्य काफी है और चाणक्य जहाँ से बनते उस यूनिवर्सिटी का डीन हमारे पास है। अच्छा, तो हमारे जो डीन साहब है ना, इन्होंने काफी टाइम ऐसे चैलेंजेस को, आदरणीय शरद पवार साहब है हमारे पास, वो ये सारे सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सलीम सारंग जी ने कमाल की बात कही है, बोले खेल तो हो सकता है पर आप चिंता मत करो, ऐसे खेल खेलने वाले जितने भी लोग हैं, पर इन सबका डीन हमारे पास में जिसका नाम शरद पवार है। विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, क्योंकि वो शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो शिवसेना के बिखराव को देश देख रहा है। क्या कहते हैं विक्रम जी? उद्धव ठाकरे की नाकामी के तौर पर देखते हैं, भाजपा की षड्यंत्र की सफलता के तौर पर देखते हैं, और कुल मिलाकर अपने भविष्य को अंधकारपूर्ण देखते हैं? किस रूप में देखते हैं मौजूदा घटनाक्रम को विक्रम जी? हिमांशु जी, देखिए, नाकामी, शिवसेना की नाकामी कुछ नहीं है। हाँ, भाजपा षड्यंत्र कर रही है, जो पहले की दिन सरकार बनी थी उसी दिन से षड्यंत्र चल रहे हैं। सरकार अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा था, 2.5 साल तक सरकार खूब अच्छे से चली है। और अब इस तरीके से कि कह देना कि भाई 30 विधायक उधर चले गए, 35 विधायक उधर चले गए, तो मैं समझता हूँ ये अभी बेबुनियाद है। आप मुझे बताइए कि कहाँ पे है नंबर आपके पास? 17-18 विधायक जो हमारे जो हैं, जिनका लग रहा है कि उनके साथ हैं, उसमें भी कुछ विधायकों से हमारी बातचीत कर ली है। तो इसमें कहाँ आपको लग रहा है कि भाई इसमें कोई संकट वाली बात है? ये तो एक इस तरीके से अफवाह फैलाई जा रही है कि भाई सरकार गिर रही है, सरकार टूट रही है, इतने विधायक हमारे पास है। तो ये सारा कुछ एक, मैं समझता हूँ, एक अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। अरे कमाल हो गया विक्रम जी, अफवाह के चलते उद्धव ठाकरे अपने विधायकों की बैठक बुलाते हैं,
कुल मिला के 18 विधायक मौजूद होते हैं, 22 के हस्ताक्षर बता के, और नेता पद से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा से हटाने का पत्र भी जारी कर देते हैं। और आप बोलते हैं अफवाह चल रही है। कमाल है। शरद पवार राष्ट्रपति का चुनाव दिल्ली में बैठ के लड़ाने वाले थे, भागकर मुंबई आ रहे हैं, फिर भी आप बता रहे हैं यहाँ पे अफवाह चल रही है। आपके दूत सूरत में पहुंचकर गुहार कर रहे हैं एकनाथ शिंदे से, मान जाओ, लौटाओ, फिर भी आप कह रहे हैं अफवाह है। वाकई अफवाह है। देखिए ये चीज सही है, अगर किसी की नाराजगी है तो उससे बातचीत की जा रही है, लेकिन इस तरीके से अफवाह की बात कर रहा हूँ कह रहे हैं कि 35 विक्रम जी, ये कौन सी मनुहार की कोशिश है जिसमें एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर करने की कोशिश है, और कोशिशों के बीच में उन्हें नेता पद से हटा दिया गया, अजय चौधरी को नया नेता बना दिया गया है। ये मनाने का तरीका मैंने देश में पहली बार देखा है। थोड़ा समझाएंगे ये कौन सा तरीका होता है मनाने का, कि तुम्हें पद से कान पकड़ के हटा दिया और हाथ में बताया नहीं नहीं हम आपको मना रहे हैं। थोड़ा समझाएंगे। नहीं तो पार्टी से तो नहीं निकाला ना, अगर उनको पद से हटाया है वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला, पद से हटाया, ये अलग बात है। मैं इसमें गिरिजा शंकर जी की टिप्पणी लेना चाहूंगा। गिरिजा जी, आप समझ पाए क्या ये मनाने का नया नुस्खा? आपको कितना समझ में आया कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो तमाम विधायक बैठे हुए हैं उनको वापस लाना है, मनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी शिकायतें दूर करेंगे, आपकी तकलीफ दूर करेंगे, आपके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, पर इससे पहले हम आपको इस पद पर रहने ही नहीं देंगे जिस पद पर आपकी पहचान है। क्या कहते हैं गिरिजा जी? जो है रणनीतिक और राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचायक है जी। ये मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि एक तरफ दिग्विजय सिंह बेंगलोर जा रहे हैं अपने बागी विधायकों को मनाने के लिए, और इधर कमलनाथ जी उसको कैबिनेट से बाहर कर रहे हैं। तो इस तरह की मान मनोबल तो हमने पहले भी देखा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको दूसरी पार्टियों पर, दूसरे नेताओं पर ये जो बहुत आसान आरोप होता है कि हमको मतलब भगा दिया गया, किडनैप कर लिया गया, खरीद लिया गया, इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को भगाना और तमाम करना कोई आसान है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप आखिर, ये सवाल तो आप अपने आप से पूछना चाहिए उनको कि एक तरफ उनको आप नेता पद से हटा रहे हैं और दूसरे तरफ उनको मनाने भी जा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, या तो दो चीजें हैं कि आपको मैटर को डील करना नहीं आता, जो परिपक्वता हमने मध्य प्रदेश में देखी वही अपरिपक्वता वहां भी देखने को मिल रही है। यदि 35 हिमालय वो 30 हो सकते हैं, वो 25 हो सकते हैं, मानता हूं मैं, संख्या पर हम नहीं जाते, लेकिन यदि वो रूट कर बगावत करते हुए यदि बंबई से बाहर सूरत जा रहे हैं तो ये एकाएक नहीं हुआ, एक अचानक रात में नहीं हुआ है। ये महीनों से ये प्रक्रिया चलती होगी। या तो उनकी नाराजगी महीनों से रही होगी, या उनको अपने साथ लेने की जो कोशिश बीजेपी की या दूसरे दलों की है वो महीनों से रही होगी। और महीनों तक ये तमाम चीजें चल रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं को हवा नहीं लगी, ये क्या हो गया, वो महाराष्ट्र में वही हो रहा है। तो आखिर आप उसी अनुभव को तो बार बार दोहरा रहे हैं ना। कुल मिलाकर राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से। ये गिरिजा शंकर जी का आकलन है। मैं चौधरी राकेश सिंह जी के पास आना चाहता हूं। दो बातें महत्वपूर्ण है चौधरी राकेश सिंह जी। एक, अल्पमत की सरकार है, कमजोर बहुमत की सरकार है, उसमें रहते हुए आपका व्यवहार एक प्रचंड बहुमत की सरकार के मुखिया के तौर पर करते हैं, वो आपको भारी पड़ता है। क्या आप नहीं मानते कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस की चिंता कर ली, उद्धव ठाकरे ने एनसीपी की भी चिंता कर ली कि भाई ये हमारे सहयोगी हैं, पर ये चिंता करते करते शायद उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों की चिंता करना भूल गए, शिव सैनिकों के विधायकों की चिंता करना भूल गए, इसलिए समस्याएं खड़ी है? एक सवाल। और दूसरा, क्या आप मानते हैं रणनीतिक तौर पर चूक है मान मनोबल के दौर में, मनुहार के दौर में एकनाथ शिंदे को नेता के पद से हटाया जाना? क्या आप मानते हैं शिवसेना शायद ठीक तरीके से नहीं निपट रही विषय करे? देखिए, जब किसी राजनीतिक दल मिलके जब कोई सरकार बनाते हैं जी, तो उस सरकार के मुखिया का ये दायित्व होता है कि वो सम्मिलित हुए अन्य राजनीतिक दलों के विधायकों को ज्यादा उनको विश्वास में लेके चले जी। जहां तक शिव सैनिकों की बात है तो कांग्रेस को और एनसीपी के अगर विधायकों को विश्वास में लेके चल रहे उद्धव ठाकरे जी, तो मैं समझता हूं कुशल राजनीतिक नेतृत्व का परिचायक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने शिव सैनिक विधायकों को अपने विश्वास में न रख के और एक नेता के जुम्मे छोड़ दिया। ये जो अपरिपक्वता दिख रही है वो ये दिख रही है कि एकनाथ शिंदे को उनको इस ओहदे पर ही नहीं बिठाना चाहिए था। अगर वो कहीं से भी इस लायक थे,
कहीं भी संदिग्ध थे तो उनको इस पद से पहले ही हटा देना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक दल शिवसेना उद्धव ठाकरे का दल है, उद्धव ठाकरे का पारंपरिक दल है और उस पर एकनाथ शिंदे साहब या अन्य लोगों का कोई प्रभुत्व नहीं है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं शिवसेना को खत्म नहीं करना चाहता हूं, वो बदल लें, दल बदल लें, एलायंस बदल लें, बीजेपी के साथ आ जाए। यानी एकनाथ शिंदे साहब को इतनी तवज्जो देना ही शिव सैनिकों की, उद्धव ठाकरे की गलती थी और उन्होंने अगर उनको अध्यक्ष पद से, उससे नेता से हटा दिया है तो मैं समझता हूं एक कोई भी मुख्यमंत्री हो जो प्रदेश का मुखिया है उसको तत्काल ये निर्णय करना चाहिए, जो आपके साथ दगा करे, धोखा करे, उसको उस पद से हटाना चाहिए और ये मौका रखना चाहिए कि अगर वो वापस आना चाहते हैं, मान मलौल से आना चाहते हैं तो वो पार्टी में है जैसे उनके नेता कह रहे हैं, और पार्टी में अगर सब वापस आएंगे तो यथास्थान रहेंगे। तो कुल मिलाकर अपरिपक्वता तो राकेश चौधरी के अनुसार यह है कि एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति को विधायक दल का नेता रखा ही क्यों, एक संदिग्ध व्यक्ति के हाथों में ऐसी कमान सौंप क्यों रखी। और एक सवाल जो महत्वपूर्ण है कि शिवसेना से सार्वजनिक तौर पर धोखा खाई हुई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है क्या? तो इसके लिए मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी आपसे जानना चाहता हूं, राजनीति में शुचिता के, ईमानदारी के वाहक होने का, ध्वज लहराने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता ही अभिष्ट क्यों हो गया है, ये सवाल हर तरफ पूछा जाता है। महाराष्ट्र में लोग जानना चाहेंगे, जिस शिवसेना ने आपको सीधे आम अंगूठा दिखा दिया, आप उन्हीं के साथ फिर से सरकार बनाने के लिए इतने लालच क्यों है, कुछ कहेंगे? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले राकेश चौधरी जी ने जो कहा जी, मुझे लगता है कि राकेश जी भी भाजपा में आए थे और चले गए जी, और इन्होंने कहा कि अपरिपक्व उद्धव ठाकरे जी लीडर हैं, तो ऐसे अपरिपक्व लोगों के पीछे कांग्रेस क्यों जा रही है? जी, तीसरा, जो शुचिता और इसकी बात कर रहे हैं लोग, जी, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, जी, आप ओवैसी को बुला करके उनसे आप वोट लेने की बात कर रहे हैं। जी, जब आप संख्या बल और जब आप हर तरफ से रणनीतिक रूप से, अभी शिवसेना एनसीपी के बोल रहे थे कि चाणक्य के डीन हमारे पास है, जी, अब चाणक्य के डीन आपके पास है तो है, अब ये खेल हो रहा है तो उसको होने दीजिए, जो होगा वो तो दिखेगा। रही बात शिवसेना के साथ, देखिए शिवसेना और बीजेपी दोनों ने मिलकर के महाराष्ट्र के चुनाव में गए थे और जनता का वास्तव में जो मैंडेट था वो दोनों के लिए था। जी, ये उद्धव ठाकरे जी की अपनी जो व्यक्तिगत जिद थी और इसलिए पहले दिन से ही जो शिवसैनिक लगभग भाजपा के और उनके वैचारिक आधारों पर जो मेल खाता है, इस बेमेल गठबंधन के पहले दिन से ही चल रहा था कि भाई ऐसा संभव नहीं होगा। शायद उन तमाम कारणों से ये स्थितियां बनी, इस कारण से ये स्थिति बनी है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना चाहता हूं, सरकार कौन बचा लेगा? उद्धव ठाकरे बचा लेंगे या एक बार फिर डीन साहब के भरोसे आप हैं, जिनका नाम शरद पवार है? सलीम सारंग जी बता रहे हैं चाणक्य जितने भी होंगे पर उस यूनिवर्सिटी का डीन तो हमारे ही पास है। तो आप किसके भरोसे हैं? उद्धव ठाकरे के भरोसे हैं या आप भी शरद पवार के भरोसे ही सत्ता में बने रहने की उम्मीद के साथ हैं? नहीं, देखिए हमारा जो मैटर है, हमारी जो नाराजगी है वो तो पार्टी देख रही है, उनको तो जो भी है, लेकिन शरद पवार भी हमारे साथ है, वो तो कहीं अलग नहीं है। कांग्रेस हमारे साथ है, मतलब जो भी सहयोगी दल हमारे साथ है। रही बात जो हमारी पार्टी में जो नाराजगी है वो दूर की जाएगी और उससे बातचीत हो रही है किसको क्या नाराजगी है। बाकी मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ा, तो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं अपनी पार्टी का मामला तो हम ही को निपटाना होगा, उसमें शरद पवार क्या भूमिका निभाएंगे? शरद पवार हमारे साथ में। सलीम सारंग जी कुछ कह जा रहे हैं। जी सलीम जी। देखिए, ये सारे एपिसोड में एक चीज समझना ये भी होगा कि एकनाथ शिंदे साहब को कहीं डरा धमका के तो नहीं लगी कि उनकी जान पे तो खतरा नहीं है, कहीं उनको कोई उनकी जान के पीछे कोई खड़ा रह के कोई उनसे ये सब कुछ बुलवा रहा है। क्योंकि अक्सर ये चीज देखा जा रहा है कि ऐसा कभी भी सिचुएशन कोई राज्य में होते सलीम सारंग जी, आपके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि एकनाथ शिंदे जैसा दमदार जिम्मेदार मंत्री और उनके साथ में एक बड़ी संख्या में विधायक आपकी सरकार रहते हुए मुंबई से उठा लिए गए, जिस भी नोक पर
शब्द आपने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कहीं उन्हें धमका तो नहीं दिया गया है, पर वह लोग दिल्ली से कहीं नहीं ले जाए गए हैं। मुंबई जो आपकी राजधानी है, जहां आपकी सरकार है, वहां से उठाकर सूरत गए हैं। कितनी बड़ी लाचारी और कितनी बड़ी नाकामी आपकी है कि आपको पता भी नहीं चला आपकी नाक के नीचे से क्या हो गया। आगे भी आपको पता रहेगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, लेकिन कुल मिलाकर मसला यह है देश को जानने का कि शरद पवार के संदर्भ में जो दावा सलीम सारंग जी का है, अतीत उसका गवाह है। पवार की पावर को देश ने पहले भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर मात मिली थी 2.5 साल पहले। क्या पवार उस कहानी को दोहरा पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर अपने पिता के पुराने दोस्त शरद पवार के बूते सरकार बचा पाने में कामयाब हो पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिशोध लेने की इच्छा उद्धव ठाकरे को अपदस्थ करने के संदर्भ में पूरी हो पाएगी? खेल तुरंत खत्म होने वाला नहीं, खेल लंबा चलना है, इसलिए हम इस विषय पर आगे भी जुड़ते रहेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी प्रकार के हालात इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में है, उसको लेकर बात करेंगे। कुछ खास मेहमान जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे वह आगे भी जुड़े रहेंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और बस आए।